नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरु पर। तो आज हम अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे उच्चारण के बारे में। उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं, उच्चारण में अवयव कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं और स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। और सभी भाषाएं मौखिक रूप से ज़्यादा प्रचलित रहती हैं लिखित रूप की अपेक्षा। हिंदी भाषा की श्रेष्ठता उसके मौखिक रूप यानी कि उच्चारण से ही है। हिंदी भाषा का जैसा उच्चारण होगा यानी कि उसके स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य, वर्ण जैसे भी उच्चारित किए जाएंगे उनको उसी रूप में उसी प्रकार से लिपिबद्ध किया जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से उन्हें लिखा भी जाएगा। उच्चारण के लिए हमारी श्वसन क्रिया यानी कि हमारे सांस लेने की जो गति है, वो क्रिया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्वसन क्रिया में या तो सांस फेफड़ों के द्वारा भीतर खींची जाती है या बाहर निकाली जाती है। यही सांस जब बाहर निकलती है तो कंठ से लेकर ओंठों तक किसी उच्चारण अवयव द्वारा रोकी जाती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है जिसे उच्चारण कहा जाता है। और जिस स्थान पर यह प्राणवायु या फिर सांस रोकी जाती है तो उसे उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ध्वनियों के उच्चारण में मुख, कंठ और नाक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्चारण में सहायक अवयव 7 होते हैं। नंबर 1 ऊपरी होठ, ऊपरी दंत, मसूड़ा, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु और कोवा। ये 7 स्थान हैं जहाँ श्वास निचले होठ अथवा जिह्वा के किसी भाग द्वारा रोकी जाती है। जिह्वा के भी 4 भाग होते हैं जो कि उच्चारण में सहायता करते हैं। नंबर 1 जिह्वा नोक, नंबर 2 जिह्वा मध्य, जिह्वा पश्च और नंबर 4 जिह्वा मूल। तो अब हम चर्चा करेंगे स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है। नंबर 1 मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे उसका मात्रा काल कहते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा गया है। ये वे स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ इत्यादि। नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। इन स्वरों का आजकल कम उपयोग होता है, किंतु नाटक के संवादों में इनका उपयोग किया जाता है। और यदि कोई दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको पुकारने में भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे राम। अगला है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जिह्वा के हमने पीछे 4 भाग बताए थे, उनमें से जो भी भाग जिह्वा का ऊपर उठकर हवा को प्रभावित करता है उसी आधार पर स्वरों का भेद किया जाता है। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर, अग्र यानी कि अगला। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ए, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का भाग वायु को प्रभावित करता है तथा मध्य स्वरों का निर्माण करता है, जैसे अ। तीसरा है पश्च स्वर। पश्च यानी कि पिछला। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग प्रयोग में आता है वे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ। नंबर 3 है मुख द्वार खुलने के आधार पर या फिर जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का
वर्गीकरण ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवृत, नंबर 2 अर्ध संवृत, नंबर 3 विवृत और नंबर 4 अर्ध विवृत। संवृत यानी कि क्लोज, खुला हुआ। जिन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जीभ तालू की ओर ऊपर उठ जाती है तथा मुख और जीभ के बीच दूरी बहुत कम रहती है, ऐसी स्थिति में जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। इस अवस्था में मुख प्राय बंद ही रहता है, जैसे कि ई, उ, ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा और मुख के ऊपरी भाग की दूरी संवृत स्वर की अपेक्षा अधिक रहती है और मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ। तीसरा है विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है खुला, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा एकदम नीचे की ओर आ जाती है और मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ। चौथा अर्ध विवृत यानी कि आधा खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वर की अपेक्षा जिह्वा और मुख के ऊपरी भाग की दूरी कम हो जाती है और मुख द्वार आधा खुला रहता है, तो वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ओ। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में होंठ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय इनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। कभी ये गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं तो कभी अगोलाकार स्थिति में। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 वृत्तमुखी और नंबर 2 अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे ऊ, ऊ, ओ। नंबर 2 अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ स्वाभाविक रूप से खुले रहते हैं, ऐसी स्थिति में जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ए। अली जिह्वा या हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौखिक स्वर और नंबर 2 अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अल जिह्वा टेढ़ी होकर नाक छिद्र को बंद कर देती है और वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, ऐसी स्थिति में जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ओ। नंबर 2 अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ इत्यादि। अगला है मुख की मांसपेशियों की स्थिरता या दृढ़ता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्थिर स्वर और नंबर 2 दृढ़ स्वर। स्थिर स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें मुख की मांसपेशियां प्राय स्थिर रहती हैं, जैसे अ, इ, उ। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं वे स्वर दृढ़ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ आदि। और हमारा अगला वर्गीकरण है घोष तव के आधार पर। घोष का अर्थ होता है नाद या स्वर तंत्रियों में श्वसन का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं। धन्यवाद। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।